किशोरावस्था की विशेषता जो आगे चल रही थी उसी में है आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। कई बच्चे अभी भी आत्मनिर्भर हैं, निर्भर हैं दूसरों पे, फिर भी जब कोई कहता है तो सामने टोक देते हैं तुम्हें क्या जरूरत है, तो फिर वो बड़े होकर पता नहीं क्या नहीं करेंगे जब वे निर्भर हो जाएंगे, और जब आप उस पर निर्भर हो जाओगे तो क्या नहीं करेंगे। किशोरावस्था में समवयस्क समूह भावना पाई जाती है, पीयर ग्रुप। समवयस्क एक ही उम्र के ग्रुप भावना पाई जाती है, लड़के लड़की एक साथ। समलिंगी भावना तो किशोरावस्था बाल्यावस्था में होती है, और समूह भावना है वो किशोरावस्था में। माता पिता से ज़्यादा हम उम्र को ज़्यादा महत्व देते हैं। मित्र संस्कृति ज़्यादा पसंद आती है। सौंदर्य का उपासक होता है, सुंदरता के प्रति आकर्षित होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पाया जाता है। किशोरावस्था को आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद कहा गया है। जब बड़े बड़े ख्वाब मान लिए जाते हैं और वो पूरे नहीं आते तो वो धड़ाम से नीचे गिरता है और रेलवे की पटरी के नीचे आ जाता है। ऐसे ख्वाब नहीं पालना चाहिए जो मरने को मजबूर करें। ऐसे ख्वाब मत पालो जो टूट जाए तो उसे बर्दाश्त न कर सकें। जब बड़े बड़े सपने पाल लिए जाते और बुरे नहीं होते तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। खोखली आदर्शवादी की बातें करते हैं किशोर, इसीलिए तो आजकल मानसिक रूप ज़्यादा बढ़ रहे हैं। किशोर अवस्था समस्यात्मक बालक, कभी कोई समस्या कभी कोई समस्या, कभी नौकरी की, कभी शायद गर्लफ्रेंड की, उसको गिफ्ट देने की, फिल्म की। जीवन का सबसे कठिन काल ये किल पैट्रिक ने कहा है। किरण के सबसे कठिन कौन है, कोई रुलाता कोई हंसाता है। किशोर अवस्था श्रवण काल कठिन भले लेकिन श्रवण भी यही है। किशोरावस्था को बसंत ऋतु भी कहा गया है। फूल खिलता है, इसी तरीके से किशोरावस्था जीवन में खिलता है। तो विशेषताओं में जीवन का सबसे कठिन काल, आंधी तूफान की अवस्था, झंझावट की अवस्था, तनाव संघर्ष की अवस्था, समस्याओं की आयु, उलझन की अवस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, तारुण्य विकास लहर और परिवर्तन का अवस्था, अवास्तविकताओं की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, श्रवणकाल, बसंत ऋतु और स्पष्ट व्यक्ति की स्थिति की अवस्था। बच्चे जैसे हरकत करता है तो कहते हैं तू बच्चा थोड़ा ही बड़ा हो गया। जब बीच में बातें करता है तो कहता है तू थोड़ा ही तो बड़ा हो गया, बच्चा है अभी तो वो समझता नहीं है कि अस्पष्ट व्यक्ति की स्थिति की व्यवस्था की मैं बच्चा हूँ बड़ा हूँ, वो समझ में उसको नहीं आता। विशिष्टता की खोज का समय, विशिष्टता की खोज का समय, अहम विशिष्टता की समस्या, यानी खुद को विशिष्ट बनाने के चक्कर में अलग प्रकार की फैशन कर देते हैं, जैसे बालों की स्टाइल अलग करवा देते हैं जिससे कार्टून बन जाते हैं। आजकल बच्चों को फैशन के नाम पे बेचारे वो कार्टून बना दिए गए, कार्टून बन के घूमते हैं। तो मानसिक स्वतंत्रता तथा विद्रोह की स्थिति, अपराध प्रवृत्ति का विकास, स्वतंत्र निर्णय क्षमता, स्वतंत्र सोच का विकास हो जाता है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास और अविश्वास, समाज सेवा, देशभक्ति की भावना, विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता, संवेगात्मक परिवर्तन तीव्रता गति से होता है। अपनों से बिछोड़ने का भय, संवेगात्मक परिवर्तन तीव्रता गति से, जैसे घर में झगड़ा चल रहा था, मुंह भयानक करके जैसे बाहर निकले थे कि सामने मेहमान आ गए थे, आपने फिर से मुस्कान ले आए। फिर अंदर पानी पीने लेने जैसे गए तो घर वालों ने पूछा तो फिर से आपने भयावह मुँह कर लिया और मेहमानों के पास आए, फिर से मुस्कुराते हुए पेश हुए। और अपने से बिछोड़ने का भय, कदबई दोनों कमावी दोनों। समवैश्विक समूह भावना, नेतृत्व का विकास, स्व पहचान, नेतृत्व विकास यानी कि नेता बनने की इच्छा, नेता बनने की इच्छा है तो बाल्यावस्था, और नेतृत्व का विकास आ जाता वो किशोरावस्था में आता है। तो इन दोनों में अंतर है, यानी खोखली परिपक्वता थी नेता बनने की इच्छा। स्व पहचान, किशोर बनने को पहचानने लगते हैं। आत्म चेतने की भावना, मैं ये कर सकता हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आत्म संप्रति की भावना, सेल्फ कंसेप्ट, यानी स्वयं के बारे में विचार करना, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, अपने बारे में पूरी तरह जानना। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, व्यवसाय, जॉब की, काम प्रवृत्ति, आत्म प्रेम, समलिंगी और विषमलिंगी, ये तीनों इसी अवस्था में पाए जाते हैं। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, अध्ययन के प्रति गंभीर, सौंदर्य का उपासक, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, स्थिति एवं महत्व की अभिलाषा, माता पिता से अधिक हम उम्र को महत्व ज़्यादा देते हैं। मित्र संस्कृति का अपनाना, किशोरों की आयु आवाणी में कर्कशता एवं भारीपन, किशोरियों में दूरता एवं कोमलता। फिर समस्यात्मक बालक, किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष का काल, स्टेन लेवल। किशोरों में जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। त्वरित विकास वाला स्टेन लेवल ने दिया। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, किशोरावस्था में होती वैलेंटाइन, तो वैलेंटाइन डे में मित्र तो मिलते हैं। और किशोर अपराध प्रवृत्ति के विकास नाजुक समय है।
तो मित्र तो मिलते वो अपराधी करते हैं भी। ये वैलेंटाइन का वैलेंटाइन अपराधी करते हैं। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण एवं पोषण करते हैं। तो समाज सेवा करते हैं ऐसा कौन कहता है? समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करते हैं, अगर वो नहीं कर पाते तो आ जाता उन्हें रोष, यानी रोष ने कहा राय संघ के समाज सेवा आदर्शों निर्माण करें। बड़ा राय संघ ने बोला था। शिशु के समान किशोरों को वातावरण से समायोजन करने का कार्य पुनः आरंभ करना होता है, ये रोष ने कहा। राय संघ के पहले नैनो છોકરું वजन घटे पसे વધે किशोर में गलत है मन को समायोजन कर पड़ेंगे शांति था। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल। किशोर ने किशोरावस्था की शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, जोन्स ने कहा। ब्लेयर जोन्स नवे दशक मतलब मौसम मतलब नवो जो मारा ये जोन्स के पुनरावृत्ति था। मतलब जॉन हो रिसर्च है जोन्स के। कुछ किताबों में जोन्स की स्थान पे रोश मिलता है, लेकिन वो गलत है। ऑथेंटिक किताब में जोन्स लिखा हुआ, परीक्षा में आया हुआ है। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, जो उन्हें स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में रोकते हैं। सनों के एक छोकरी थी, वो बॉयफ्रेंड रहते, शादी करना चाहती थी, घर रहना दीदों पे छोकरो उचित नहीं है, केम के अनुभव है वो ज़्यादा काम करे। तो बॉयफ्रेंड को बताया कि हमारे माँ बाप है वो बाधा डाल रहे, तो दोनों माँ बाप को मार देती है, मरवा देती है। तो बाधा समझते कॉल सुनी। किशोरावस्था में आहार संबंधी विकार, एनोरेक्सिया नर्वोसा या सुधा अभाव, अंडरवेट यानी बिल्कुल वजन कम है। किसने कहा समोसा खा ले, उसने कहा नहीं समोसा से वजन बढ़ जाएगा। यानी भूखा रहने लगता है, अपने खाने में भी कटौती करता है। मानसिक रोगी होते हैं जो इस तरीके के डर रखते हैं, ये सिर्फ सलाद खा के काम चलाते हैं। मैंने खा लिया, मेरे को नहीं खाना है बस। खुद पतला होने के बावजूद भी खुद को मोटा समझता है। और चिंता और चिड़चिड़ेपन का शिकार, खाने की मात्रा में कटौती करना, खाने से परहेज करना, खाना खाने के बारे में झूठ बोलना, दिन रात ये सोचता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। एनोरेक्सिया मतलब कशियर तो कैसा है। बुलिमिया नर्वोसा या शुद्धा अतिशय, खोजा वालों खाए। इनका वजन सामान्य होता है। इन्हें अगर पार्टी का न्योता आ गया तो दिन में पूरे दिन नहीं खाएंगे और पार्टी में जाके खाएंगे। बुलिमिया नर्वोसा पुराने लोग ज्यादा थे शिकार, हर एक चीज खाएंगे, कोई चीज वे नहीं छोड़ेंगे। बुलिमिया वाला ज्यादा खाने के बाद देखते हैं बहुत सारा खा लिया, अब बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करके अंगुलियां डाल के उल्टियाँ करते हैं, क्योंकि वजन भी बढ़ जाएगा, रात को नींद भी नहीं आएगी। दवाइयों का भी सेवन करता है। लक्षण अत्यधिक भोजन करना, बार बार सोच के लिए जाना, अत्यधिक व्यायाम करना, वजन पर नियंत्रण करने के लिए कई प्रयास करना, मुंह में अंगुली डालकर उल्टियाँ करना, दवाइयों का सेवन करना। नॉर्मल वेट होता है। बीन्स ईटिंग डिसऑर्डर, बीन्स ईटिंग ओवर वेट होता है। ये तब तक खाया जाता है जब तक कि कोई समस्या उत्पन्न न हो। ये वजन पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। बहुत सारे खाने के बावजूद भी कहता है मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो बीन्स ये बिग होते हैं इसलिए बीन्स कहलाता है। तो कोई नहीं खाता, तो वर्ष में खाते रहना, तब तक खाया जाता है जब तक कि कोई समस्या उत्पन्न न हो जाए। मोटापा बढ़ने की अधिक संभावना होती है। दिखाने का नियंत्रण करने में कमी, वजन पर कंट्रोल करने में असमर्थ। संवेगात्मक क्रांति किससे जुड़ी? तो किशोरावस्था से। बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा है? समूह की आयु। बिग व हेट वो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द। परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। खिलौनों की आयु पूर्वावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। अगर ये नहीं होता तो शेषावस्था। मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था। छोकरों को मोटो थी। और अब विकास के सिद्धांत, जिसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का, ऑस्ट्रिया के वियना विश्वविद्यालय में शिक्षा तंत्रिक विज्ञान मनोविश्लेषण के संस्थापक, आकर्षित मनोवैज्ञानिक कार्ल जूंग, एडलर व एरिक्सन, 1855 से 1939। मनोविश्लेषण का यूज होता है? तो ये मनोचिकित्सा की एक विधि है जिसके द्वारा चिकित्सक सिगमंड फ्रायड ने कई रोगियों का इलाज किया। मनोविश्लेषण मनोविज्ञान का संप्रदाय भी है, व्यक्तित्व का एक सिद्धांत भी है। इसका मुख्य सिद्धांत है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात करें, इसके 3 पहलू हैं, यानी 3 पहलुओं से हम इसको समझेंगे। पहला है स्थलाकृति या आकारात्मक संरचना, यानी कि टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चरल, यानी मन की संरचना की बात कही। दूसरी गत्यात्मक संरचना या संरचनात्मक संरचना, यानी ये व्यक्तित्व के प्रकार के रूप में समझेंगे तो व्यक्तित्व के अंदर आएगा ये। और मनोलैंगिक विकास, तो ये 5 अवस्थाएं जो बताइए वो चेतन, अचेतन या अचेतन, यानी प्री कॉन्सक्वेंस, अचेतन, अनकॉन्शियस।
इन तीन अवस्थाओं को बर्फीली चट्टान के द्वारा समझाया गया। ऊपर पौनी थी, ऊपर ऊपर वो चेतन ने होमो देखा है वो 10 ने सुमार है वो 90% भाग जो पौनी में रही थी अचेतन, और जो बीच का जिसका कोई भाग नहीं, सिर्फ एक लाइन ही है पानी के अंदर, तो ये है अवचेतन। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वो दमित कर देते हैं, वो अचेतन में चली जाती। लेकिन जैसे गाड़ी खरीदने की थी, लेकिन जैसे पास में पैसे आए तो वो इच्छा वापस आ गई चेतन में कि ले वेला वाली गाड़ी। एग्जाम हॉल में बैठते होती है, यूँ लगता है कि मेरे को कुछ भी याद नहीं है क्योंकि सारा अचेतन में पड़ा है, तो अचेतन से प्रश्न के उत्तर वो चेतन में ले आते हो। अवचेतन या अचेतन, कई बार जो बातें बोलते वो याद नहीं आती या हकला जाते हैं, वो अवचेतन की वजह से। एग्जाम हॉल में उत्तर याद नहीं आता लेकिन बाहर आते याद आ जाता था, अवचेतन की वजह से। तो वो उत्तर कहाँ चला गया था, वो अचेतन में चला गया था। तो अचेतन से चेतन में आता है, बीच में अचेतन में रुक जाता है, यानी ये न उठे नहीं हुआ ना अवचेतन या अचेतन के, ये है वो न उठे नहीं ये। चेतन यानी जागृत मस्तिष्क है, तत्कालिक अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है, असामाजिक अनैतिक व कामों की इच्छाओं का भंडार। अचेतन है, अचेतन व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होता है। सिगमंड फ्रायड ने तो अचेतन को सबसे महत्वपूर्ण माना है। अचेतन अवचेतन, प्रयास करने पर याद आ जाना। दूसरी गत्यात्मक संरचना, इसमें व्यक्तित्व के प्रकार बताएं या व्यक्तित्व की संरचना बताइए। व्यक्तित्व के 3 प्रकार, ईड, ईगो और सुपर ईगो। परम अहम, अपराधी अपराध करने के बाद मुंह दिखाने लायक नहीं होते और चेहरा ढक लेते हैं, और ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि उस पर ईड है वो हावी था। इदम नहीं, वहाँ पे अपनी इच्छा और सुख दिखाई देता है, नैतिकता की ओर नहीं सोचता है। ईगो यानी यहाँ निर्णय लेने के पहले 10 बार सोचता है कि मैं करूँ ना करूँ। अचेतन ईगो, पहले का मैचिंग, लेकिन तीसरे का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से। चेतन मिल रहा है ईगो से, पहले का दूसरे से मैचिंग कहीं नहीं बैठ रहा। किशोर नहीं सुधरता है तो शादी करवा दी जाती है ताकि उसकी जिम्मेदारी बढ़ने से वो ऐसा करना छोड़ देता है। ईगो को वास्तविक जीवन, बुढ़ापे में जैसे आध्यात्मिक हो जाता है और नैतिक और आदर्शवादी बन जाते हैं। पहले ईड था, फिर ईगो था युवावस्था में, और सुपर ईगो में बुढ़ापे में होता है। नैतिक और अनैतिक की ज्यादा बातें होती है सुपर ईगो में, यानी आदर्शवादी सिद्धांत बढ़ावा देने वाले टाइम सही गलत में अंतर ईगो में करता है और सुपर ईगो में आदर्शवादी। ईड का संबंध है वो अचेतन से हुआ, दूसरे का पहले से। ईगो का संबंध चेतन से होता है, तो शुरुआती दोनों क्रॉस। जैसे आपको मन में लड़की छेड़ने की इच्छा हुई तो ईड था, फिर भीड़ को देख के डर लगा तो ये ईगो था क्योंकि वास्तविक स्थिति देखी, और तीसरी बार लगा नहीं ये मेरी बहन है और इसे मुझे नहीं करना चाहिए, ये सुपर ईगो। आदर्श भी व्यक्ति को कुछ मैजित कर देते हैं। जैसे घर वालों ने डांट दिया कि अगर कहीं से तुम लड़की को छेड़ेगा तो हमारे घर की बदनामी कर देगा, खबरदार रहना। तो बच्चे के मन में इच्छा बार बार आ रही, लेकिन घर वालों की बात है वो उसे कुछ मैजित कर देगी क्योंकि वो कानों में घुसती है, तुम्हें ये खाना है ये नहीं खाना है। ईड है वो जन्मजात होता है। जैविक पक्ष है, इच्छाओं का भंडार करो। अचेतन मन से संबंध, अनैतिक अपराध कार्य, पशु प्रवृत्ति, मनुष्य के अंदर का दानव जुक्त है। काम प्रवृत्ति की से युक्त और कुछ मैजिंग के लिए जिम्मेदार ईडी तो है। अब ईगो 1 से 2 वर्ष के शुरू से ही ईगो शुरू हो जाता है, ये वास्तविक सिद्धांत है। बालक समझने लगता है कि कितने क्या करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित है। ईड और सुपर ईगो के बीच संतुलन का कार्य, व्यक्तित्व का कार्यबल। समायोजन की व्यवस्था है अहम ईगो। समायोजन की कौन सी व्यवस्था, तो ईगो है। सुपर ईगो 5 से 6 वर्ष, पाप पुण्य की बातें 5 से 6 वर्ष में सीखता है। आध्यात्मिक रुझान, आदर्शों की दिखता कुछ मैजिंग के लिए जिम्मेदार। इदम से अहम की उत्पत्ति और अहम से प्राहम की उत्पत्ति होती है। इदम और प्राहम एक दूसरे के विपरीत है। अहम इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करता है। व्यक्ति तीनों का अपनी जिंदगी में प्रदर्शन करता है। मुझे अभी करना है, मुझे जो भी करना प्लानिंग से करना है, नहीं तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा सही नहीं है। ईड का संबंध अचेतन मन से बड़ा सा है। ईगो का बाहर यानी चेतन से। सुपर ईगो का संबंध अवचेतन से यानी परिकंचे से। इन्होंने कुछ और भी बातें व्यक्त की हैं, जैसे मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट, इनेस्टिंसिटी, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। इसके लिए इरोस ग्रीक वर्ड यूज किया है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति के लिए थैनाटोस, जीवन मूल निर्माण वाली इरोस यानी इरेट करना है, निर्माण करना, और थोनेटोस मृत्यु मूल प्रवृत्ति है वो थोने लेके जीवन में आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति में मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, मार डालो, भस्म कर दो, ये सब मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहती है, नुकसान पहुँचाने की बात करता है। दोनों मौजूद होती हैं लेकिन सिचुएशन पर निर्भर करती है कौन सी मुझे अपनानी है। आतंकवादी में मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जन्म से उसकी जीवन मूल प्रवृत्ति होगी, न कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति। सिचुएशन आई कि वो उधर मुड़ गया। इरोस प्रवृत्ति में एक काम प्रवृत्ति भी बताई है जो इसी के अंतर्गत है। जीवन मूल प्रवृत्ति के अंदर जीवन आगे बढ़ने के लिए काम प्रवृत्ति का महत्व होता है। क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या, निराशा है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति में होती है। लिबिडो काम प्रवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो का है। सिग्मंड फ्रायड माना कि लिबिडो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इन आवश्यक बताया है।
अगर इसका दमन कर दिया जाए तो कुष्मांजित हो जाता व्यक्ति। ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि, जब ये दिया तो इसके लिए उन्हें बहुत सारा विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि सबसे अलग मत था, सब सहमति से नहीं थे। ओडी सोगरा है हमारे प्रति प्रेम करे। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियां, वो इलेक्ट्रिक लाइट लड़कियां, वो अपने पिता से प्रेम करती हैं, वो भी सेक्सुअल अट्रैक्ट होते हैं। ये अचेत मन में छुपी होती है, इस पर उनका विरोध हुआ। ये काल्पनिक ग्रंथि है। ओडिपस एक यूनानी था जिसने अपनी माँ की शादी करने के लिए पिता को मरवा दिया था। इलेक्ट्रा एक राजकुमारी थी, अपने पिता से शादी करने के लिए माँ को मरवा दिया। इलेक्ट्रा लाइट लड़की। सोमो नार्सिसिज्म एक बालक था सुंदर, जंगल बगैर रास्ता भटक, पानी की तलाश में भटकते पानी में अपनी तस्वीर को निहारते वहीं पे मर गया, और वहाँ एक पौधा उगा जो नार्सिसिज्म था। इसी प्रकार से प्रत्येक बच्चे में सोमो पाया जाता है, आत्म प्रेम। ये शेष अवस्था में ज्यादा पाई जाती है। आगे जीन ब्याजी भी करेंगे। शेषो कामुकता, इन्फेंट सेक्सुअलिटी, वे बच्चे में भी काम प्रवृत्ति बताते हैं, कहते जन्म से पाई जाती है। इस प्रकार यूंग का सिग्मंड फ्राइड से काफी मतभेद हो जाता है। इसी वजह से जुंग अलग से सिद्धांत बढ़ाते, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। मुख्य अवस्था ओरल स्टेज 0 से 1 वर्ष या फिर 0 से 18 माह 1.5 साल तक में कामुकता मुख में पाई जाती है, क्योंकि संतान करता है और संतान पर जुड़ाया जाता है। बगर दूध यानी बच्चे कुछ भी पकड़ा लो मुंह में डालेगा। कुछ गुण स्थायी हो जाते हैं, जिसे स्त्रीकरण कहते हैं, जो वयस्क होने पर प्रदर्शित होते हैं। लैंगिक संतुष्टि की आवश्यकता अधिक हो जाती है, नींद हो जाती है तो व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। पहली अवस्था का स्त्रीकरण हो जाता है, धूम्रपान करना, अधिक बोलना और चबाते रहना, जैसे चिंगम वगैरह पहली अवस्था को जैसी होता है। गुदी अवस्था 18 माह 3 वर्ष। गुदायनस इसका कामुकता क्षेत्र है। मलमूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण दिया जाता है। मुख्य विषय विकास स्त्रीकरण एवं अव्यवस्थित या अति व्यवस्थित व्यवहार करना। मलमूत्र में टोकते रहोगे तो या तो वो अव्यवस्थित रहेगा, और अगर मलमूत्र में नहीं टोका होगा तो वो अत्यधिक व्यवस्थित रहेगा। बच्चे आक्रामक जिद्दी इसी वजह से होता है। तीसरी अवस्था लैंगिक 3 से 5 वर्ष। कामुकता लैंगिक अंग होते हैं 3 से 5 जनन अंग। ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास 3 से 5 वर्ष होता है, लेकिन बच्चा सीख जाता है कि ये सही नहीं है। सिग्मंड फ्राइड कहता है कि वो बच्चा है, वो उसको दबा देता है, कभी प्रदर्शित नहीं करता जिंदगी में। यौन रोग या यौन अक्षमताएं पाई जाती हैं। स्त्रीकरण होगा तो यौन रोग हो जाएंगे, क्योंकि माँ बाप के प्रति इस तरीके की सोच रखेगा तो वो रोगी बन जाएगा, क्योंकि जल्दी से इसमें आ जाता है। अदृश्य अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था या फिर सुप्तावस्था, लेटेंट स्टेज 5 से 12 वर्ष। अदृश्य अवस्था, सुप्ति अवस्था, वो बाल्य अवस्था में होती है। यानी कामुकता है वो गायब हो जाती है, इसलिए तो सुप्तावस्था कहा गया है। और रक्षात्मक युक्तियों की उत्पत्ति होती है। काको सोन को कहता है, वही मत कहता है, क्योंकि अन्य कामों में ज्यादा व्यस्त हो जाता बालक, इसलिए काम प्रवृत्ति चली जाती है, वैसे स्कूल चले जाता है, एडजस्टमेंट करने लगते हैं। 5वीं जननेंद्रिय अवस्था, तो 12 के बाद की बात करें तो लैंगिक अंग में कामुकता पाई जाती है, फिर से परेशान करने लगते हैं, और लैंगिक परिपक्वता भी आ जाती है। इसमें इन दोनों में स्त्रीकरण नहीं पाया जाता है। मनोलग विकास सिद्धांत की अवस्थाएं। मुख्य ओरल पर लैंगिक संतुष्टि आवश्यकता से कम या अधिक हो जाती है। अगर मुंह में ज़्यादा डालता है या कम डालता है तो इससे स्त्रीकरण कहते हैं। तो स्त्रीकरण होने में 2 प्रकार के व्यक्तित्व विकसित होते हैं, या तो मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व हो जाता है, ओरल पैसिव पर्सनालिटी, या फिर मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व हो जाता है। तो इससे स्त्रीकरण बनता है, वो धूम्रपान करता है, च्युइंगम चबाता है और लगातार कुछ न कुछ खाता रहता है। बुद्धिवस्था, अदृश्य अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था, सुप्तावस्था 5 से 12। काम प्रवृत्ति अदृश्य हो जाती है, किसी भाग में विद्वान नहीं रहती, शरीर का कोई भी अंग कामुकता क्षेत्र नहीं होता, तो काम प्रवृत्ति अन्य कार्यों में प्रदर्शित होती है, पेंटिंग, डांस वगैरह। मार्गांतरण हो जाते हैं। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इरिक्सन द्वारा, ईरो, जर्मनी मनोवैज्ञानिक नव फ्रायडवादी ईगो मनोविज्ञान। चाइल्डहुड सोसाइटी 1950 में लिखी किताब, रिवाइज्ड इन 1963 में, और आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस 1968 में। सिगमंड फ्राइड से काफ़ी सहमत है, इसलिए नव फ्रायडवादी कहते हैं, क्योंकि सिगमंड फ्राइड फ्रायडवादी। इरिक्सन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत यानी साइको सोशल डेवलपमेंट
थ्योरी यानी जीवन विस्तार सिद्धांत लाइफ स्पेस थ्योरी। पहचान की खोज या पहचान संकट का सिद्धांत। पहचान की खोज या पहचान संकट का समय सिद्धांत। थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। सिगमंड फ्राइड ने कहा काम प्रवृत्ति का उस पर प्रभाव पड़ता है, एरिक्सन ने सामाजिक अनुभूतियों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे दोनों सहमत नहीं है। तो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किताब में 8 अवस्थाओं के द्वारा इसको समझाया गया। नाम बताए वो 2 ध्रुवी को प्रदर्शित करते हुए हैं, जैसे विश्वास अविश्वास। 2 ध्रुवों में से एक सकारात्मक और एक नकारात्मक को प्रदर्शित करता है। पहले 0 से 1.5 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष, फिर 3 से 5 वर्ष, फिर 5 से 12 वर्ष, फिर 12 से 18 वर्ष, छठी है 18 से 35 वर्ष, 7वीं है 35 से 55 वर्ष और 8वीं है 55 से के बाद 18 से 35 से 55 है। पेंशन 55 में शुरू होती है। पहली शेष अवस्था प्री बाल्यावस्था, टोडलर टुमक के चलता। तीसरी पूर्व बाल्यावस्था 3 से 5, फिर उत्तर बाल्य 5 से 12 और 12 से 18 किशोर, 18 से 35 वयस्क यानी प्रौढ़ावस्था, 35 से 55 मध्य वयस्क अवस्था यानी पूर्व मध्य और उत्तर वयस्क अवस्था। 55 के बाद 35 से 55 अधगढ़ थी और उत्तर बुढ़ापा। नौकरी ने लगे 35 वर्ष होती है। पूर्व वयस्क अवस्था छोटा सा बच्चा होता है जिसके आसपास रहते हैं, जो खिलाते पिलाते उस पर करता विश्वास और उसको छोड़ के बाकी सब पे करता अविश्वास, इसलिए उसके पास में जाना नहीं चाहता है। 1.5 वर्ष दिन करे अप्रसिद्ध देख डरता है। ईरो हवास छोकरो बी है 1.5 वर्ष तक। ईरो कुमार से थोन बड़े छोकरो बी है केम के मार कर विश्वास थोर मार कर अविश्वास मारवा मोड़े तो 1.5 वर्ष रंग मारे ईरा जी। ईरा ग्रेजुएट पहले छोकरा लेके बैठा था तेरे की तो यह गेड़े हुआ आयो एक छोकरी आई। स्वतंत्र बनाम संदेह स्वायत्ता। स्वतंत्रता बनाम संदेह या तो स्वतंत्र से या संदेह कर से शक कर से। स्वायत्ता या फिर लज्जा या तो मावित्र स्वतंत्र से या फिर शक कर से चाहता है छोकरी। स्वायत्ता बनाम लज्जा फुलिन ऋषि या फिर हरमाशी लज्जा या शक ने उनको छोकरों से 3 वर्ष छोकरी। बच्चा कहीं पर भी स्वतंत्र होता है, कहीं पर भी टॉयलेट कर देता है और टॉयलेट करते हैं तो डांटते हैं तो बच्चे को संदेह हो जाता है। हमारे 3 वर्ष छोकरी थी ना 1 वर्ष 5 वर्ष छोकरो है। आत्मबल बनाम अपराध भाव। आत्मबल मतलब बस ताकत वाला थी और या फिर अपराध भाव मर्ज पहल करवा मर्ज बस मुद्दा काम करे खुद काम करवा मरे या फिर दोष माँ बना दी कहती मैं बना दूंगा माँ ने हाथ में पावड़ा ले रहा हूँ। 3 छोकरा हाथों पावड़ा ले रहा हूँ फोड़ा पाड़े 5 वर्ष और चाटा मारते तो अपराध का भाव आता है। चाटा पड़ता है तो अपराध या दोष का शिकार होता है या महसूस करता है। 5 से 12 वर्ष तक परिश्रम बनाम में हीनता। हमारे 12 वर्ष आज और खूब मत है अब सावड़े मार 100 तो छोकरा 12 वर्ष आज और छोकरी है। अब परिश्रम करें तो परिश्रम करो तो हमारी हीनता मन को सब ऐसे हीन रहो हीना है खूब मेहनत करे परिश्रम हीनता नाम का तो हीना। छोकरो छोकरी हाथी बने 12 से 18 वर्ष छोकरो। पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व। खुदरी पहचान बना विचार पहचान बनाम भ्रांति आइडेंटिटी या फिर आइसोलेशन अकाउंट में यदि खुदरी पहचान होना से सुबह फोन नंबर भी जान दी ये अकाउंट था अनपहचान होना और पूरे दिन फोन लेके बैठे रहे खुद की पहचान नहीं कर पाता। पहचान बनाने के लिए खुद बीच में बोलता है तो टोक देता है तो बच्चे को भूमिका द्वंद्व चलती कि मैं बड़ा हुआ नहीं हुआ। बीच में बोलता है तो टोक दिया जाता है। बच्चे की हरकत करता रहता तो बच्चे की हरकत क्यों कर रहे हैं तो भी डांटा जाता है। तो वो सोचता है मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ वही पता नहीं चलता मेरे को। 18 में घनिष्ठता बनाम अलगाव या तो शादी और जोड़ो घनिष्ठ रिश्ते या फिर जुओं पड़ से तो 28 पैतृक वृत्ति 55 उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता ये तो जन से स्थिरता शेरों अगर ऑप्शन है। हमारे 35 साल होती है 55 होती है। 55 के बाद ईमानदारी बनाम निराशा या संपूर्णता बनाम निराशा। 55 बाद में व्यवहार पूर्व काम था बस केम के डर रहती 35 तो करे डूबड़ा करे सेटा करे तलाक वो आइडिया दे रही बैरो छोड़ी बीजान लाई 35 के वीरो के 5 साल 35 के 55 के बीच में आवश्यकता बढ़ती इसलिए जनरेट करते हैं या फिर निष्क्रिय रहता है क्योंकि अलग हो गया शादी से अलग हो गया वो कुछ नहीं करेंगे आगे जाकर। सुबह मत विश्वास कर से वो स्वतंत्र ऋषि एकदम वो हम आत्मबल बच्चे होता कहीं परिश्रमी होने से पर पहचान होने से परिश्रमी हर कोई आकर्षित हसे पहचान होने से हर कोई आकर्षित हसे घर पर प्रोडक्शन ज़्यादा से ईमानदारी देर से इनको तो छोकरा में विश्वास भी जमा नहीं करे वो धके शक मेरे से या संदेह मेरे से अपराध भाव या दोष मारी से नेगेटिविटी हिंता से मुकानी करी कौन करे पसे भूमिका द्वंद्व भ्रांति करता से रो अकेलो रहे पसे अलगाव एकलो रहे कौन धक्का कौन नहीं करी स्वतंत्र यानी ऑटोनॉमी वर्सेस लज्जा यानी श्याम या फिर शक यानी डाउट। दूसरा आत्मबल अपराध यानी कि इनेटिएटिव वर्सेस गिल्ट। परिश्रम बनाम हिंता परिश्रम यानी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी हिंता को इन्फेरियरिटी कहते हैं।
इन्फेरिटी फरक काढे कोण न करे. पहचान आयडेंटिटी वर्सेस क्राइसिस यानी कि भूमिका द्वंद्व, क्राइसिस संकट. घनिष्ठता यानी इंटीमेसी वर्सेस अलगाव यानी आइसोलेशन. उत्पादकता जनरेटिविटी वर्सेस निष्क्रियता जननात्मकता. निष्क्रियता या स्थिरता यानी कि स्टेजनाइजेशन स्थिर. इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. ईमानदारी वर्सेस निराशा. ईमानदारी तो आगे जे ओपे फोड़ा पाड़ी देवा तो फोड़ा पड़ा. इंटीग्रिटी करे आवार आगे या फिर डिस्पेयर निराशा होंगे तो पता चलेगा कि अलगाव नहीं किया तो बढ़िया रहता, क्योंकि सब छोड़ के चले गए. पत्नी पीछे रही, लेकिन बुढ़ापे में कोई नहीं रहेगा, पत्नी भी ही रहने वाली है. सामाजिक संवेगात्मक विकास का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत. इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट. ये यूरी ब्रेनर ने दिया. हेड स्टार्ट प्रोग्राम अमेरिका में 1965 में चालू हुआ. तो अमेरिका में इस प्रोग्राम की शुरुआत भी यूरी ब्रेनर ने की. ब्रेनर. इनकी किताब का नाम इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में इस सिद्धांत को दिया. तो अमेरिका में 1965 जब बच्चे को जन्म हुआ तो बच्चे को ये सारे मंडल प्रभावित करते हैं. माइक्रोमंडल, मेसोमंडल, एक्सोमीटर, मैक्रोमंडल और क्रोनो सिस्टम या मंडल. पहले माइक्रो सिस्टम, फिर मेसो सिस्टम. माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो. मेसोन एक्सो है भी काम घुसे बरा. माइक्रोन मैक्रो बसे लारे कौन रहे ब्रो. क्रोनोजी ला रहे ब्रो. माइक्रोन मैक्रो बसे कौन है. एक मेसोन एक्सो, मेसो लेने एक्सो लारे कौन रहे क्रोनो. लघु मंडल, लघु के बाद मध्य मंडल, मध्य के बाद वायुमंडल, फिर व्रत मंडल, फिर घटना मंडल. लघु मंडल में माता पिता, शिक्षक, संगी साथी. सबसे महत्वपूर्ण भी माइक्रो सिस्टम यानी लघु मंडल ही है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव पड़ता है बच्चे पर. मध्य मंडल है ये बीच की बात करता है. लघु मंडल के कारकों के आपसी संबंधों की बात करता है. उसके मध्य भी कैसे संबंध, टीचर और माता पिता के, माँ बाप के आपस में कैसे, क्या माता पिता विद्यालय जाते हैं. वायुमंडल में पड़ोसी, जनसंचार माध्यम, माता पिता का कार्यस्थल है वो वायुमंडल है. पारिवारिक मित्र, जो पिता के माता के मित्र वायुमंडल आते हैं, यानी प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं. जो माँ घर बाहर जाएगी और वहाँ से जब घर आएगी तो वहाँ जो देखा उसी हिसाब से बात करेगी. शिक्षक क्या है तो उसी हिसाब से करेगी. अपराधी तो उसी हिसाब से बात करेगी. वायुमंडल. व्रत मंडल, मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं. घटना मंडल, क्रोनोलॉजी, जीवन क्रम की घटनाएं. माता पिता का तलाक, आर्थिक आधार, बच्चे के जीवन में कोई चोट लगी वो. संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. तो विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत या विकासीय अवस्था सिद्धांत. स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे. विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत. इनकी प्रसिद्ध किताबें द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का मनोविज्ञान. द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की मनोविज्ञान. लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के भाषा और विकास, बच्चे के भाषा और विचार. द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के नैतिक निर्णय. संज्ञान यानी ज्ञान, और ज्ञान है जिसको व्यक्ति वातावरण के माध्यम से ग्रहण करता है. छोटा होता तो कुछ नहीं जानता, लेकिन बाह्य जगत को ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से धीरे धीरे जानता है. प्रत्यक्षण यानी सामने जो है प्रत्यक्ष से उसको देख के सीखना. और संप्रतिकरण यानी जो सामने उसका संप्रति बना के कंसेप्ट बना के सीखना. ये परस्पर जुड़ी होती है. जैसे अवधान नहीं करोगे तो वो धारण नहीं कर पाओगे, याद नहीं कर पाओगे. ध्यान नहीं दोगे तो वो याद नहीं होगा. विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है. बाल विकास का गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है. विकास प्रारंभ होता है तो गर्भावस्था से. संज्ञान विकास कहाँ से प्रारंभ होते हैं तो शेषावस्था से जीवन पर्यंत चलता रहता है. संज्ञान वो विकास की जिन पहचान 4 अवस्था बताइए. पहली संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं. ये 0 से 2 वर्ष होती है. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष. मूर्त, स्थूल या ठोस 7 से 11. कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 के बाद. संवेदी अवस्था, पेशी अवस्था 0 से 2. ज्ञानेंद्रिय से सेंसरल मोटर यानी गामक या गत्यात्मक क्रिया होती है. इसमें वस्तु स्थायित्व पाया जाता है. ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं वस्तु स्थायित्व का भाव 2 वर्ष के बाद मान ले. 2 वर्ष के बाद पता चल जाएगा कहाँ आपने छुपाई है. तो 2 वर्ष तक बच्चे को कह सकते चिड़िया छुपाई, हड़ियों ले बिहार पड़े ना कहीं को बिहार हो गया. वस्तु स्थायित्व का अभाव हो जाता है. संवेदना से और क्रिया, शारीरिक क्रिया दौड़ के सीखता है. छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है. 12 माह में सार्थक शब्द बोलता है. परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है और परिचितों का
भय कैसा प्रदर्शन करता है। वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है, लेकिन 2 वर्ष के बाद जागृत हो जाता है, वस्तु को ढूंढ निकाल लेता है। इसे खोजी अवस्था भी कहते हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रिया दीक्षित 2 से 4, 4 से 7। प्राक संप्रत्यक अवधि प्री कंसेप्चुअल पीरियड, 2 से 4 वर्ष में अनुकरण करना शुरू कर देता है। माँ जैसा करती है वो वैसा करता है, वो प्री कंसेप्चुअल पीरियड। जीववाद पाया जाता है, निर्जीव चीजों में भी सजीव जीवन मानता है। सूर्य मेरे साथ चल रहा है, ये प्री कंसेप्चुअल पीरियड में पाया जाता है। 2 से 4 वर्ष तक ये करता है। टेबल ने मारा, टेबल को कूटते हैं तो 2 से 4 वर्ष तक ऐसा करता है। प्रतिमूर्ति निर्माण करना सीख जाता है, इमेज फॉर्मेशन करने लगता है। मान लो पेन है उसके पास, दुल्हन की इमेज बना देता है। मान लो कोई खिलौना बेबी है तो वो उसको अपना छोटा भाई मान के उसको दुलाएगा, पानी पिलाएगा वगैरह सब करेगा। इसे प्रतिमूर्ति निर्माण कहते हैं। बीबी देर में हलवा बनाता है, तो 2 से 4 वर्ष तक बच्चे करते हैं प्रतिमूर्ति निर्माण। आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म, अपने और दूसरों के नजरिए में फर्क करना नहीं कर पाता। मान लो उसको खीर दी, छोटे बर्तन में ऊपर भरी हुई तो उसको ज्यादा लगेगी, और बड़े बर्तन में ज्यादा है लेकिन आकार में साइज कम दिख रही इसलिए उसको लगेगा कम है इसमें। ये 2 से 4 वर्ष में। अब 4 से 7 वर्ष इंट्यूटिव पीरियड, अंतर्दर्शी अवधि। 4 से 7 अंतर्दर्शी में अपने अंदर उठे सभी प्रश्नों को जानना चाहता है, यानी प्रश्न पूछने की अवस्था। अक्षर लिखना, गिनती करना, रंगों को पहचान, हल्के बारीक की पहचान करना, माता पिता की सेवा करना आदि सीख जाता है। तर्क नहीं कर पाता इसलिए अतार्किक चिंतन की अवस्था है। जोड़ बाकी गुणा भाग आदि का सहज ज्ञान हो जाता है। अनुत्क्रमणशीलता पाई जाती है। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स ने 2 × 4 तो 8, 4 × 2 क्या होता था ये नहीं बता पाएगा, यानी अनुक्रमणशीलता नहीं पाया जाता है 4 से 7 के बीच। यानी अपलटावी अवस्था कहते हैं, क्योंकि पलटा के मत पूछो इसको। मूर्त स्थूल ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड, 7 से 11। सिर्फ मूर्त वस्तुओं तक ही सोचता है, अच्छे बुरे में अंतर करना सीख जाता है। अमूर्त ने चिंतन कर पाता है, दिन तारीख महीना आदि बताने में समर्थ हो जाता है, तो जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। यानी उत्क्रमणशीलता, रिवर्सिबिलिटी यानी पलटा व्यवस्था, यानी पलट के उत्तर दे सकता है। 2 × 4 को 4 × 2 को बता देगा। 7 से 11 के बीच तार्किक चिंतन शुरू तो हो जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल में, लेकिन पूर्ण तरह से विकसित नहीं होता है। 3 संप्रतीय यानी विचारों का विकास हो जाता है। पहला संरक्षण, दूसरा संबंध, तीसरा वर्गीकरण। बालक अपने जगह सुरक्षित करने लग जाता है, हंग रोक, फिर संबंध बनाने लग जाता है। वर्गीकरण जैसे विभिन्न रंगों की वस्तुएं तो लाल को अलग कर देगा, पीली को अलग कर देगा, सफेद को अलग कर देगा। अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 के बाद या 11 के बाद। तार्किक चिंतन की अवस्था, मानसिक क्रियाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक, तर्कना, किसी भी समस्या का संभावित समाधान हो जाता है। एक गिलास, दोनों गिलास में बराबर पानी, लेकिन एक संकरा है इसलिए ज्यादा भरा हुआ है, चौड़ा है वो कम भरा हुआ है। बच्चे से पूछा किस में ज्यादा, तो ए वाले में बता दिया, तो वो 2 से 7 वर्ष का बच्चा है। हाथ वर्ग को उठाने बोने किया थोड़ा बराबर कहने वाला 7 से 11, क्योंकि मूर्त चिंतन 7 के बाद ही होता है। जिन पियाजे की शिक्षा में योगदान, जिन पियाजे ने संज्ञान विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बाल केंद्रीय शिक्षा पर जिन पियाजे ने बल दिया। शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए, उसकी जो समस्या है उसको पहचान करनी चाहिए। टिप्पणी चुरा रहा था, क्यों चुरा रहा है उसका पहचान करो। लेट आ रहा था, क्यों आ रहा है उसका पता लगाओ, फिर दंड दो, पहले दंड मत दो। और बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए, ये टीचर का काम है। स्कीमा, वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा है। इंटरव्यू देने गए और वहाँ पे धड़ाम से आपने उत्तर दे दी, क्योंकि आप ज्ञान को संगठित कर चुके थे। कई जनों की बुद्धि काम नहीं करती, आमार के बार तुम आ गई ना यारो। ये परीक्षा में भी ऐसे ही होता है, तो ये स्कीमा है। जरों की मुँह कमजोर हो उतर नदी के, जरों की मजबूत हो दे के, जिन भी स्कीमा प्रयोग करें। प्यारों के थारों की मुँह काम नहीं करता मैं रूपा, तो किसी के रेस्पॉन्स धीरे धीरे निकलता नहीं, उसका रेस्पॉन्स बाद में आता है, क्योंकि उसका स्कीमा संगठित होने में टाइम लगता है। जिन प्यासे ने बुद्धि को जीव विज्ञान का स्कीमा की भांति बदलाकर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। बुद्धि है वो कीमो है, प्यारा की। जिन प्याजे ने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शब्दों का प्रयोग कर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे पहला तो स्कीमा दिया, दूसरा अनुकूलन। इसके अंतर्गत 3 क्रिया है अनुकूलन में। आत्मीकरण या समावेशन यानी एसिमुलेशन, समस्या समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभवों, विचारों तथा अवधारणाओं का सहारा लेना। आत्मीकरण में जैसे 4 + 7 सीखा हुआ था, 2 संख्या वाले पहाड़े तो 2 और 1 को जोड़ के 3 कर दिया, 2 को जोड़ 1 को जोड़ के 2 कर दिया। पूर्व किसी के ज्ञान का काम में लिए, जो पहले से आत्मीकरण किया था उसका समावेश किया, अपना एसिमुलेशन कर पहले सीखा ज्ञान का
असमिलाइज करना ने अपनाना, पूर्व किसी के ज्ञान को प्रयोग किया। समंजन या समायोजन ने एकोमोडेशन, पूर्व अनुभवों व अवधारणाओं में परिवर्तन करके नए वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना। जैसे पहले जोड़ बाकी कर रहा था, जोड़ आपस में जोड़ रहा था, लेकिन अब गुणा करना है तो अपने कंसेप्ट है उसको बदल देगा। पहले आपने सोचा था कि ऑफलाइन की चीज़ ऑनलाइन कभी समझ में नहीं, लेकिन अब कोरोना आ गया है, ऑफलाइन लग ही नहीं सकती, तो फिर आपके विचारों में चेंजिंग करनी पड़ेगी, समंजन या समायोजन करना पड़ेगा, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। संतुलन या साम्यकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्मीकरण व समंजन के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है तथा पुनर्गठन विचार नई विचारों के बीच में संतुलन स्थापित किया जाता है। जैसे ऑफलाइन चल रहे तो ऑफलाइन को बेस्ट मान लिया, ऑफलाइन नहीं चल रहा ऑनलाइन